अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। NG 506 का लेसन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, मॉडल एंड क्लासिफिकेशन। अब हम इंग्लिश के मुख्तलिफ़ क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे या मॉडल्स कह लें। जैसे कि इंग्लिश एज़ अ नेटिव लैंग्वेज कैसी होती है, फिर उसकी एक और क्लासिफिकेशन आ जाती है इंग्लिश एज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश एज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये सारी क्लासिफिकेशन ही है ना, तो हम ये सारी आज पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 49, इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज। डिस्टिंक्शन बिटवीन नेटिव स्पीकर्स एंड नॉन नेटिव स्पीकर्स। सबसे पहले क्लासिफिकेशन आ गई नेटिव लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश, ठीक है, नेटिव स्पीकर के तौर पर या नेटिव लैंग्वेज कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे हम, फ़र्क पढ़ेंगे। एक नेटिव स्पीकर जिसकी ज़ुबान इंग्लिश ज़ुबान जो है वो उसकी मुकामी ज़ुबान है, और जिसकी एक मुकामी ज़ुबान नहीं है। ये दो इंसानों के दरमियान हम फ़र्क पढ़ेंगे। अच्छा, नॉन नेटिव स्पीकर और नेटिव स्पीकर में ये है फ़र्क। सिंपल में आपको सीधे अल्फाज में इन्होंने बहुत ज़्यादा कीचू मीचू करके बताया हुआ है, ऊपर नीचे करके, तो मैं आपको सिंपल नेटिव स्पीकर जो होता है, नॉन नेटिव स्पीकर जो होता है, उसकी वो मदर टंग नहीं होती, इंग्लिश मदर टंग उसकी ज़ुबान नहीं होती। जबकि जो नेटिव स्पीकर होता है उसकी वो मदर टंग होती है, ठीक है। इसके अलावा जो नॉन नेटिव स्पीकर के एक्सेंट और लेक्सिकन होता है, मतलब जिस तरह वो बोलता है वो नेटिव स्पीकर की तरह नहीं बोलता, वो उसका एक्सेंट ही अलग होता है। हमें देख लें, हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो क्या हम इंग्लिश मैन जैसी इंग्लिश बोलते हैं? नहीं, हम अपना, हमारा एक एक्सेंट है, हमारा अपना एक तरीका है, ठीक हो गया। तो ये अलग होते हैं नेटिव स्पीकर से, एक्सेंट और लेक्सिकन, ठीक है। इसके अलावा नेटिव स्पीकर जो होते हैं वो लैंग्वेज को इंटरनलाइज्ड करते हैं, इंग्लिश को इंटरनलाइज्ड करते हैं, वो उसे सीखते नहीं हैं। मिसाल के तौर पर बचपन से ही उनके सोसाइटी में यही लैंग्वेज है, वो जिसे कहते हैं ना कॉन्शियसली सीखना, वो नहीं सीखते, ये अनकॉन्शियसली वो सीखते हैं बचपन से, ये इंटरनलाइज करते हैं अपने अंदर उस चीज़ को, तो ये उनके अंदर रची बसी होती है चीज़। जबकि नॉन नेटिव जो होता है वो उसे डिलिबरेटली सीखता है, खुद सीखता है, कॉन्शियसली सीखता है। एक उसके लैंग्वेज पहले से ही मौजूद है, उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है नॉन नेटिव स्पीकर की अपनी, वो उसके अंदर मौजूद है। वो ये इंग्लिश लैंग्वेज अलग से सीख रहा है, वो पहले से इसे नहीं जानता, उसके स्ट्रक्चर नहीं जानता, ठीक हो गया। तो ये एक फ़र्क है कि वो बचपन से ही अपने हर चीज़ में वो उसने इंटरनलाइज्ड की होती है, उसके सिस्टम में वो चीज़ मौजूद होती है, क्योंकि उसके सोसाइटी में वो उसी सोसाइटी में उसी कल्चर में पैदा हुआ है, उस कल्चर में बड़ा बड़ा है, ठीक हो गया। इसके अलावा नॉन नेटिव एंड नेटिव स्पीकर्स एंड ELT। अब ELT क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इसका आपने फुल फॉर्म याद रखनी है। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में उनका क्या कह रहे हैं, अब हम देखेंगे कि नेटिव स्पीकर और नॉन नेटिव स्पीकर में क्या फ़र्क किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में, या इंग्लिश लैंग्वेज टीचर क्लास में, जो ये जिस क्लासेस में ये इंग्लिश सिखाते हैं, ठीक है, उसमें क्या फ़र्क किया जाता है? इसमें ये फ़र्क किया जाता है कि नेटिव स्पीकर्स को है जो प्रेफरेंस दी जाती है इन क्लासेस में कि वो एज अ टीचर आएँ और नॉन नेटिव स्पीकर्स को पढ़ाएं, क्योंकि जी उनको बहुत ज़्यादा कोई ना, जैसे कहते हैं सुपीरियर समझा जाता है कि ये नॉन नेटिव स्पीकर से सुपीरियर हैं। दो लोग हैं, एक नेटिव है और एक नॉन नेटिव है इंग्लिश का, ठीक है, दोनों को इंग्लिश आती है, बट क्या है कि नेटिव स्पीकर को क्या है, उसे प्रेफरेंस दी जाती है कि नहीं जी वो एज अ टीचर पढ़ाए और उसे सुपीरियर समझा जाता है। तो ये भी एक फ़र्क है। इसके अलावा नेटिव स्पीकर क्राइटेरिया क्या है, क्या उसका मेयार है, क्या उसका क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे वो है? नेटिव स्पीकर को जी ये समझा जाता है कि उसका जो बचपन से ही उसे ना इंग्लिश लैंग्वेज पे बड़ा मतलब एक्सपोजर उसे दे दिया जाता है, वो बचपन से ही इंग्लिश लैंग्वेज के साथ पला बड़ा होता है, तो उसको इस पे ज़्यादा ग्रिप होती है, ठीक है।
इसके अलावा ये उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है, तो ऑब्वियसली वो इस वजह से भी उसे बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये जी उसे ना समझा जाता है कि उसे इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स का बहुत ज़्यादा अच्छी तरह इल्म होगा। जो नेटिव स्पीकर है उसे ज़्यादा अच्छी तरह इल्म होगा कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं और क्या उसका सिस्टम होगा, और वो उसे अच्छी तरह सिखा सकेगा। ये कंसिडर किया जाता है, एक क्राइटेरिया है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ये एक MCQ याद रखना है। द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेंट, वोकेबलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ बेस्ड ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी। लोगों में फ़र्क करना एक्सेंट की बेस पे, सेंटेंसेस की बेस पे या वोकेबलरी की बेस पे, ये किस पे बेस करता है? पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी पे बेस करता है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा, ये आगे वही है टॉपिक। टॉपिक नंबर 50, नेटिव एंड नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर। अब जी वही ऊपर वाला MCQs आ गया है। इसमें ये क्या कह रहे हैं? द फंडामेंटल अपोजिशन बिटवीन नेटिव स्पीकर एंड नॉन नेटिव स्पीकर इज़ वन ऑफ द पावर। जब एक नॉन नेटिव स्पीकर, एक दूसरे मुल्क का स्पीकर, वो इंग्लिश को सीखता है तो उसकी फंडामेंटल, जो उसकी मेन वजह क्या होती है, वो पावर होती है जो कि नेटिव स्पीकर रखता है या नेटिव मुल्क रखता है। नेटिव इंग्लिश का वो मुल्क रखता है पावर। ये वजह होती है फंडामेंटल, वजह भी होती है और अपोजिशन भी होती है, मतलब इख्तलाफ भी होता है, एक फ़र्क कह लें या इख्तलाफ कह लें या जो मर्ज़ी कह लें। बहरहाल ये चीज़ फैक्ट है कि जो अब अमेरिका है वो सबसे हाई है, टॉप पे है इकोनॉमिकली, तो जो पसमानदा मुल्क हैं वो अपने मुल्क को बेहतर बनाना चाहते हैं, उन्हें रिसोर्सेज चाहिए, तो वो क्या कौन सी जब तक उसकी लैंग्वेज में उससे बात नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो वो कैसे रब्ता करेंगे? तो वो इस हवाले से सीखते हैं। पावर है ना अगले के पास, तो वो इस वजह से सीखते हैं। अच्छा, अब ये जो पावर की है, पावर डिपेंडेबिलिटी है, और इस वजह से जो ये दूसरे ममालिक इंग्लिश सीखते हैं, इस चीज़ को क्या कहा गया है? एक फैक्टर करार दिया गया है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मार्जिनलाइजिंग द पेरिफेरी कम्युनिटीज़। मतलब जो बाउंड कम्युनिटीज़ होती हैं, जो पसमानदा कम्युनिटीज़ होती हैं, उन्हें मज़ीद मतलब अपने अंडर करने का या उन्हें मजबूर करने का, जो मर्ज़ी कह लें, कि ये ऐसी कम्युनिटीज़ को मज़ीद अपने नीचे लगाने का सबब बनती हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं ये इस चीज़ की। जो पावर की जो एक अनबैलेंस्ड पावर सिस्टम है कि के पास पावर बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से दूसरे ममालिक को उसकी माननी पड़ती है, उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो इस चीज़ को फिलिप्सन ने क्या कह दिया? मोनोलिंगुअल टेनेट बोल दिया उसने। अब ये क्या है ये भी आगे बता रहे हैं। नेटिव स्पीकरिज्म क्या है? द मोनोलिंगुअल टेनेट वाज सेंट्रल टू द कॉलोनियल एजेंडा। ये जितने भी इंग्लिश ममालिक हैं या ब्रिटिश को देख लें, उनका जो कॉलोनियल एजेंडा था, जो उन्होंने कब्ज़ा किया था, उन एजेंडाज़ में से, उसके पीछे मकासद में से एक ये भी मकसद था कि मोनोलिंगुअल टेनेट हो, मतलब उनकी जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं वो मोनोलिंगुअल हो जाएं, वो उनकी इंग्लिश ज़ुबान सीखें और वो ऐसी एक ज़ुबान पे रहें, उनकी ज़ुबान का ही राज हो हर जगह। मोनोलिंगुअल टेनेट मतलब एक ज़ुबान ही सब सीखें, एक ज़ुबान ही सब अपनाएं। तो आज क्या हो रहा है? आज यही है कि उनके पास पावर है और उनके कॉलोनियल जो एजेंडा था वो पूरा हो चुका है। तकरीबन हर मुल्क को इंग्लिश आती है, हर फ़र्द को इंग्लिश आती है, और वो ये सीखने पे मजबूर है। ठीक है, तो नेटिव स्पीकरिज्म में एक ये है। दूसरा क्या है कि मार्जिनलाइजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स एंड प्रिविलेजेस नेटिव स्पीकर्स। ये जी इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स को मार्जिनलाइज करता है, पसमानदा करता है, अपने अंडर लाता है, मतलब उसे समझ लें इन्फीरियर समझता है। और जो नेटिव स्पीकर्स हैं उन्हें बहुत प्रिविलेज हैं इस वजह से।
जो नॉन नेटिव हैं उनको स्टिल वो इंग्लिश सीख के भी इतने उनको नहीं मिल पाते फ़वाइद, जबकि नेटिव स्पीकर्स को बहुत फ़ायदे हैं इस वजह से, क्योंकि वो नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, और इंग्लिश को तो पता नहीं क्या समझा जाता है। इसके अलावा ये कॉलोनियल उनका एजेंडे में एक और भी था कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड कल्चरल डोमिनेशन। जब एक इंग्लिश की ज़्यादा डोमिनेशन हो जाती है और दूसरे ममालिक उसे सीखते हैं तो उसके कल्चर को सीखेंगे, ऑब्वियसली उसके वो कल्चर को सीखेंगे। जब वो इंग्लिश को सीखेंगे तो उसके कल्चर को सीखेंगे तो आहिस्ता 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 करके वो अपने कल्चर में भी उस चीज़ को लाएंगे। आज पाकिस्तान में आप देख सकते हैं ज़्यादातर क्या चल रहा है, वो इंग्लिश तो आई है, पर इंग्लिश का कल्चर भी बहुत ज़्यादा आ गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी कॉलोनियल एजेंडा में शामिल थी कि दूसरे ममालिक हमारे कल्चर को भी अपनाएं, हमारा कल्चर डोमिनेट कर जाए, और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं। इकोनॉमिकली भी वो फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ से कि दूसरे ममालिक उनकी एक तो इकोनॉमी को ज़्यादा आने में, उनके मुल्क में आगे बिज़नेस करने में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जो उनकी लैंग्वेज है वो ही ज़्यादा जगहों पे इस्तेमाल की जाती है, और ज़्यादातर मुल्क उसी से रब्ता करना चाहते हैं, उसी के साथ बढ़ाना चाहते हैं मेल मिलाप। नेटिव स्पीकरिज्म एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इकोनॉमी इज़ द इंजन दैट ड्राइव्स ELT। ये आपने MCQs याद रखना है। इकोनॉमी क्या है? वो इंजन है जो कि ड्राइव करती है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को। कैसे? जब आपका मुल्क पसमानदा है और इंग्लिश कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा आगे है, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी लैंग्वेज को मारेंगे गोली। आप अगले की लैंग्वेज सीखेंगे और अगले के मुल्क में जाके या तो काम करेंगे या उससे जो भी रिसोर्सेज लेना चाहते हैं वो करेंगे। ऐसा ही है पाकिस्तान क्या कर रहा है, ऐसा ही कर रहा है। अपने मुल्क में ऑफिशियल लैंग्वेज किसको करार दी गई है? इंग्लिश को। अब वो ये समझ रहा है कि वो इससे फ़ायदा हासिल करेगा अपनी लैंग्वेज छोड़ के, और अगले की लैंग्वेज को अपना के वो इससे फ़ायदा हासिल करेगा इकोनॉमिकली। ठीक है, पर उसे ये नहीं पता कि हम बेसिकली अगले की इकोनॉमी को ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं, उसे इकोनॉमिकली ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ये सब कुछ करके फ़ायदा तो, पॉपुलैरिटी तो उसकी हो रही है ना, आपकी तो कुछ नहीं हो रहा। तो जी, इकोनॉमी इज़ द इंजन दैट ड्राइव्स ELT। इसी चीज़ ने इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को बहुत बढ़ावा दिया। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग क्लासेस आने लगीं, उसके पूरे इंस्टीट्यूशंस बन गए। जी, हमें इंग्लिश सीखनी है। ठीक हो गया। नेटिव स्पीकरिज्म एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो अब क्या हुआ कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन क्या होती है? नाजायज़ जो फ़ायदा उठाए जाते हैं इकोनॉमिकली भी, इंग्लिश के लिहाज से या इंग्लिश जॉब्स के हवाले से या इंग्लिश ममालिक के जो नेटिव स्पीकरिज्म हैं, जो नेटिव स्पीकर्स हैं जो उन्हें बोलते हैं, उसके हवाले से क्या ये हैं नाजायज़ जो फ़ायदे उठाए जाते हैं कि इंटरनेशनली भी नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को प्रेफर किया जाता है जॉब्स के हवाले से, कि भाई एक नॉन नेटिव स्पीकर अप्लाई करता है उसे भी इंग्लिश आती है, और एक नेटिव अप्लाई करता है उसे तो ऑब्वियसली आती है। पर क्या है जी, दोनों की स्किल्स एक हैं, पर क्या नेटिव स्पीकर्स को जी और प्रेफरेंस दी जाती है, तो एक एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं ना आप इकोनॉमिकली। इसके अलावा इंग्लिश पब्लिशर्स जो हैं वो बहुत सारी मुख्तलिफ, मतलब मोस्ट टेक्स्ट बुक्स आर पब्लिश्ड बाय नेटिव इंग्लिश पब्लिशर्स। ये सारे उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ही लिखी हुई है कि अब टीचिंग मेथड्स जो दिए जा रहे हैं वो नेटिव थ्योरिस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिशनर्स दे रहे हैं, और उनके ही अप्रूव किए जाते हैं कि जी हाँ जी, ये तो नेटिव स्पीकर्स हैं, ये तो पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया है, इनके जो दिए गए मेथड्स हैं वो सबसे बेस्ट हैं। ठीक हो गया, ये जो बस ऐसे ही है। ये टॉपिक नंबर 51, इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। अच्छा, अब उन्होंने डिफरेंट इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग सिचुएशंस का बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि पावर में कोई हो मुल्क तो हम उसकी सीखें। मुख्तलिफ सिचुएशंस आ जाती हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज उन्होंने बना दी हैं, क्लासिफिकेशन कर दी हैं। वो क्या हैं?
ESL English as a second language and EFL English as a foreign language। सबसे पहले क्या था? English as a native language, वो तो हो गया ना, मुकामी ज़ुबान है। इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज जो हमारी, ये आगे टॉपिक है, ये आपको आगे समझाती हूँ। EFL क्या होता है? इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। ये कहाँ पे क्या सिचुएशन है ये जी? इसमें जो लर्नर होता है, जो आपके मुल्क में बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश नहीं होती। सिंपल सा अगर आपको मैं बताऊँ, आपके मुल्क में ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती। आपको बस ये एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है, और आपको वेस्टर्न साइंस और टेक्नोलॉजी में मतलब वो सब इंग्लिश में है ना, तो उसके साथ कीप अप करने के लिए आपको ये सिखाई जाती है। आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप इसमें प्रोफिशिएंट हो। आपको ऐसा ये जिसे कहें साइड सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है आपके एकेडमी में, कि आपको थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज हो। आपको ये बस जैसे गुजारे लाइक कम्युनिकेशन आपको आती हो। इसमें आपका जो होता है इधर उधर के, इवन के आपको इसमें नेटिव स्पीकर भी नहीं सिखा रहा होता। जो लैंग्वेज आपको सिखा रहा होता है, जो पढ़ा रहा होता है, वो नेटिव स्पीकर नहीं होता। इधर उधर जो कल्चर होता है उसका भी वो इंग्लिश स्पीकर नहीं होता। आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप इंग्लिश कल्चर जाके एक्सप्लोर करें, या आपको लाजमी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश कल्चर को देखें ज़रूर। आपके इर्द गिर्द कोई नेटिव स्पीकर नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको दी जाती हैं कि आप इंग्लिश को यूज़ करें अपनी डेली रूटीन में। आपका मुल्क में ऑफिशियल नहीं है ये लैंग्वेज, आप एक साइड सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ें, एक साइड जैसे कहते हैं एक एक्स्ट्रा चीज़ के तौर पर आप ये सीखते हैं कि एज अ बाय चांस अगर आपने बाहर के ममालिक में बिज़नेस करना है तो आप ये फ़ॉरेन लैंग्वेज क्लास लेंगे, वरना कोई मसला नहीं है। आप अपने मुल्क में रहें और अपना बिज़नेस करें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश सीखने की, ठीक है। तो और इंग्लिश फ़ॉरेन लैंग्वेज में ये ऐसा सीन होता है, ठीक है। ये आपने MCQs देख लेना। परसीव्ड एज लेस दैन ESL इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज से इसे नीचे समझा जाता है, लेस समझा जाता है, ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 52 इंग्लिश। टॉपिक नंबर मैं पानी पी के आती हूँ। अच्छा, इंग्लिश टॉपिक नंबर 52 इंग्लिश एज आ सेकेंड लैंग्वेज। अच्छा, इंक्लूसिव लेबल फॉर टीचिंग इंग्लिश टू दोज हु ऑलरेडी स्पीक अदर लैंग्वेजेस। सिंपल इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज को क्यों सेकेंड लैंग्वेज बोला जाता है कि स्पीकर ने पहले से ही उसकी एक अलग नेटिव लैंग्वेज मौजूद है, वो पहले से ही दूसरी लैंग्वेज जानता है, उसे बोलता है, वो इसे एक सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करता है, इसीलिए इसे सेकेंड लैंग्वेज बोला जाता है। इसमें किस तरह के स्पीकर आते हैं, इसमें हमारी तरह के स्पीकर आते हैं। हमारी मुकामी ज़ुबान क्या है? हमारी मुकामी ज़ुबान उर्दू है। हम इसे एक सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को सीखते हैं। इस चीज़ में क्या होता है सेकेंड लैंग्वेज का क्या सीन होता है कि वो जो लैंग्वेज है वो हमारी जो मुल्क में है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, वो ऑफिशियल जगहों पे यूज़ होती है, और वो लर्नर के लिए लाजमी होता है सीखना। मतलब फ़ॉरेन में तो ये था ना कि सीखे ना सीखे तो कोई मसला नहीं है, हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको सीखनी ही सीखनी है। आपके जो ऑफिस जो होगा, वर्क प्लेस, आपने वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपके बिज़नेस के हवाले से आपको ज़रूरत पड़ेगी, इवन के कुछ भी आपके मुल्क में चल ही इंग्लिश रही है, चाहे आप इंग्लिश उर्दू आपकी जो है मुकामी ज़ुबान है, आपके एड्स इंग्लिश में बनती हैं, आपकी एड्स के जो आपका पूरा जो डिजिटल सिस्टम है, जो आपका पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सिस्टम है, वो सारा इंग्लिश में है। और आप जो बैनर्स बनवाते हैं, आप जो भी है, आपके मुल्क में इंग्लिश ही राज कर रही है, आप ये माने या ना माने। तो आपने सेकेंड लैंग्वेज, आप ये सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर सीखना ही सीखना है, सीखते ही सीखते हैं। वो हमारी जैसे भी लैंग्वेज बनती है,
जैसे हम बोलते होते हैं। अच्छा, अब इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज को क्या समझा जाता है, इसे इसमें समझा जाता है कि इंग्लिश को मोर मतलब ज़्यादा डीपली जाके ना लर्नर को सिखाया जाता है, बहुत मॉडल के मुताबिक, जो उसका ऑफिशियल मॉडल्स होते हैं उनके मुताबिक उसे सिखाया जाता है। इसके अलावा जो होता है लर्नर जो होता है उसका ये एम होता है कि वो प्रोफिशिएंसी उसमें डेवलप करे इंग्लिश में, उसे और रवानगी से बोले, और दूसरे जो आपके इर्द गिर्द का माहौल है वो भी आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि आप इसे बहुत रवानगी से बोलें, बहुत इसमें एक्सपर्ट हों। ये जी MCQs देख लें। ESL सिचुएशन परसीव्ड एज सुपीरियर, इसको है फॉरेन लैंग्वेज से सुपीरियर समझा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है जो लर्नर होता है वो ज़्यादा प्रोफिशिएंट होता है फॉरेन लर्नर से। सेकंड लैंग्वेज लर्नर क्या होता है, ज़्यादा प्रोफिशिएंट होता है और ज़्यादा सुपीरियर समझा जाता है इंग्लिश फॉरेन लर्नर से। ठीक है। इंग्लिश एज अ प्राइमरी एंड अ सेकेंडरी लैंग्वेज डिस्टिंक्शन, क्या फ़र्क होता है एज अ प्राइमरी और सेकेंडरी लैंग्वेज में? वो ये जी, अगर आप एक बचपन से ही इंग्लिश स्पीकिंग माहौल में बड़े बड़े हैं तो वो आपकी प्राइमरी लैंग्वेज कहलाएगी कि आपने प्राइमरी तौर पर उसे यूज़ किया है। आपके लबो लहजे में उर्दू बहुत कम है, आपके लबो लहजे में इंग्लिश ज़्यादा है, तो आपका माहौल भी इंग्लिश बोलता है वैसे ही, उसी लिहाज से तो वो आपकी प्राइमरी लैंग्वेज कहलाएगी। सेकेंडरी लैंग्वेज का क्या है कि जी आपने बस इंग्लिश को एज अ बिज़नेस और एजुकेशन के हवाले से के पर्पज़ से अपनाया है, ये आपका सेकेंडरी है। आपकी ऑफिशियल कह रही हूँ, आपकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो कोई और है, आपके घर में लैंग्वेज कोई और बोली जाती है, तो आपके बिज़नेस में कुछ और बोली जाती है और बिज़नेस के में इंग्लिश बोली जाती है, तो आपने उस मकसद के हवाले से इसे अपनाया है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी आगे से डिस्टिंक्शन कर दी गई हैं। इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज की डिस्टिंक्शन कर दी गई है। उसमें क्या है, 2 distinctions हैं। इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज में क्या होता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो भी इधर लिखा है ना, ये आपने बस एक बार पढ़ लेना है। फिर उसके बाद इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, उसमें ये सीन होता है, ये भी आपने एक बार पढ़ लेना है, कुछ इतना ख़ास नहीं है, समझाने वाला नहीं है। टॉपिक नंबर 53, इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज EIL। अच्छा जी, 2 टर्म्स हैं, इंग्लिश एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज EIL एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज IE। तो ये जो IE है इसमें मुख्तलिफ वेराइटीज़ आती हैं, पार्टिकुलर वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश आती हैं इनमें, कि जैसे ब्रिटिश इंग्लिश अलग है और अमेरिकन इंग्लिश अलग है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश अलग है, सिंगापुरियन इंग्लिश अलग है। ये जो वेराइटीज़ हैं अलग अलग मुल्क की अपनी, ये इंटरनेशनल इंग्लिशेस में आती हैं। ठीक है। इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है कि जो EIL है, ये जी सबसे पहले देखें, पहले समझाती हूँ। EIL पैराडाइम ओवरलुक्स द सिम्बॉलिक मार्कर्स ऑफ पॉलिटिसाइज्ड कंस्ट्रक्ट ऑफ नेटिव स्पीकर्स। सिंपल इसका अगर मैं बताऊँ तो इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज में क्या किया जाता है कि एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर को उठाया जाता है इंग्लिश के, उसको सिखाया जाता है, इतनी डिटेल्स में नहीं जाया जाता। जिस तरह के हर एक की अलग लैंग्वेज है और ब्रिटिश का एक अलग मॉडल है, उसका नहीं कोई किसी किस्म का कोई मॉडल इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक सिंप्लीफाइड सा वर्जन उठाया जाता है, उसे सिंप्लीफाई करके रख दिया जाता है कि बस कम्युनिकेशन हो जाए इंग्लिश में, अगले को, नेटिव स्पीकर को बात समझ आ जाए हमारी, हम कम्युनिकेट कर पाएँ किसी भी तरह। ठीक हो गया। वही अगले में बताया गया है, इट फोकसेस ऑन कम्युनिकेशन इंस्टेड ऑफ स्पीकर्स नेशनैलिटी और रेस।
ये कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस करता है कि बस किसी तरह कम्युनिकेशन हो जाए, ना कि जी ग्रामर का ये वाला स्ट्रक्चर लगाओ और जी ये वाला रूल अप्लाई करो और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है तो ये लगाओ। ना 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 ना, उन्होंने एक लैंग्वेज पकड़ी, इंग्लिश लैंग्वेज पकड़ी, उसको सिंप्लीफाई करके इस कोर्स में डाल दिया कि बस आप कम्युनिकेट कर सकें। मिसाल के तौर पर अब वाज के लिए जो पास्ट में होता है उसके लिए दो है, एक विल है, नहीं, एक वाज है और एक वर है, सही है। तो इन लोगों ने क्या किया, उन्होंने उससे एक वर्ड को रख दिया वाज, कि भाई जो भी पास्ट में होगा उसके लिए आपने वाज यूज़ करना है। वर और वाज की डिस्टिंक्शंस को छोड़ दें कि जी वाज यहाँ यूज़ होगा और वर ये यहाँ यूज़ होगा, ये छोड़ दो। इंटरनेशनल लैंग्वेज में ये होता है, एक सिंप्लीफाई वर्जन कर दिया जाता है, उसे सिखाया जाता है बस कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज है, EIL जो है वो किसी पार्टिकुलर वैरायटी ऑफ इंग्लिश को रेफ़र नहीं करता, जो मैंने आपको पहले बता दिया। वो किसी से रिलेट नहीं करता पार्टिकुलर लैंग्वेज से, ठीक है। इसके अलावा वो जो कह रहे हैं कि रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर वेराइटी एज अ lingua franca फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। उनका कहना है कि किसी पार्टिकुलर वेराइटी को एज अ lingua franca लेना, इस आइडिया को वो रिजेक्ट कर देता है EIL, ठीक है। वो उन सारी लैंग्वेजेस को उठाते हैं, या आप कह लें कि एक सिंप्लीफाई वर्जन को उठाते हैं जो उन सारी लैंग्वेजेस में कॉमन होती हैं, उसको वो सिखाते हैं कि भाई अच्छा वाज का मतलब था, मतलब वो पास्ट में हो रहा है, विल मतलब फ्यूचर में हो रहा है, प्रेजेंट है तो इज़ है। बस ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसको सीख लो और इसे इंटरनेशनली आप इस्तेमाल कर सकते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। बस कम्युनिकेट कर लें आप, ठीक हो गया। ये बस आपने इतना समझ लेना है। टॉपिक नंबर 54, स्पीच कम्युनिटी एंड स्पीच फेलोशिप। अच्छा, स्पीच कम्युनिटी क्या होती है? एक कम्युनिटी है, वो एक जैसी लैंग्वेज, वो एक लैंग्वेज की एक जैसी वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स शेयर करती है। मिसाल के तौर पर पठान लोग उर्दू कैसे बोलते हैं हम सबको पता है, हम उनके बोलने से ही जान जाते हैं कि ये पठान है। वो उर्दू को बड़ा ही ठहर ठहर के और बड़ा ही वैसे बोलते हैं ना, एक एक्सेंट होता है उनका, ठीक है। तो हम जान जाते हैं कि वो उर्दू है। तो ये एक स्पीच कम्युनिटी उनकी कहलाई गई है कि ये जो है कम्युनिटी, ये उर्दू ऐसे बोलती है, तो ये एक स्पीच कम्युनिटी है, ये इस लैंग्वेज की ऐसे स्पीच कम्युनिटी है, ठीक है। एक लैंग्वेज की वैल्यूज़, उसके एटीट्यूड या उसके यूज़ करने के तरीके वो उस कम्युनिटी शेयर करती है, आपस में एक जैसे यूज़ करती है, तो वो स्पीच कम्युनिटी कहलाएगी। अ फॉर्म ऑफ सोशल आइडेंटिटी, वो उनकी सोशल आइडेंटिटी बन जाती है। हम जान जाते हैं कि ये बंदा ऐसे उर्दू बोल रहा है तो ये पठान है, ठीक है। इट यूज़ एज एन इंडिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड स्पीच कम्युनिटीज़, ठीक हो गया। मेंबरशिप ऑफ आ स्पीच कम्युनिटीज़, पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज आर नॉट ऑलवेज मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीच कम्युनिटी। उनका कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही जो लोग हैं वो सेम लैंग्वेज बोलेंगे तो वो सेम स्पीच कम्युनिटी में कहलाएंगे। कैसे है कि ज़रूरी नहीं है कि वो पठान ही वैसे उर्दू बोले, ठीक है। अफ़गान हैं, बलोची हैं, इतने सारे जो हैं उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, वो वैसे ही उर्दू बोल सकते हैं जैसे पठान उर्दू बोल रहा है। तो उनकी लैंग्वेज तो एक नहीं है ना, तो फिर भी वो एक स्पीच कम्युनिटी में काउंट हो रहे हैं, क्योंकि वो उर्दू वैसे बोल रहे हैं, वो उर्दू की वैसी वैल्यूज़ शेयर कर रहे हैं। उनकी अपनी लैंग्वेज एक नहीं है पर फिर भी वो उर्दू एक जैसी बोल रहे हैं, तो वो स्पीच कम्युनिटी एक है पर लैंग्वेज उनकी एक नहीं है। यही आपने MCQs याद रखना है। अच्छा, स्पीच कम्युनिटी के मैंने अब बता दिया। स्पीच फेलोशिप अब आगे आ गई है। ये इन्होंने बहुत खींचू मीचू करके बताया। सिंपल अल्फाज में स्पीच फेलोशिप ये है कि अब ये लैंग्वेज एक है, ठीक है। उर्दू एक लैंग्वेज है, इसकी स्पीच मुख्तलिफ स्पीच कम्युनिटीज़ हैं। एक पठान जैसी उर्दू बोलता है, एक कराची वाले जैसे उर्दू बोलते हैं, और एक जो है लाहौर वाले जैसे इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं।
अब इन लैंग्वेज एक ही है, ठीक है, स्पीच कम्युनिटीज़ अलग अलग हैं। अब इन स्पीच कम्युनिटीज़ में आगे से थोड़ी सी जो डिस्टिंक्शंस होंगी, थोड़ी सी जो फॉर्म्स में डिफरेंस होगा या उसके करैक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होगा, वो जी स्पीच फेलोशिप कहलाती है। सिंपल। थोड़ा बहुत जो, अब मिसाल के तौर पर लाहौर वाले उर्दू सीधी सीधी बोलते हैं, ज़्यादातर लाहौर वाले उर्दू अच्छी बोलते हैं या साफ बोलते हैं। अब कराची वाले ने के क्या डिस्टिंक्शन है जी सेम कम्युनिटी सेम लैंग्वेज में। अभी मैं कह रही हूँ ये इस तरह ये डिस्टिंक्शन आ गई ना, ये फॉर्म की डिस्टिंक्शन आ गई, ठीक है, वो इस तरह ये उर्दू बोलते हैं। तो ये जो है ये फेलोशिप कहलाएगी। लैंग्वेज एक ही है, स्पीच कम्युनिटीज़ अलग हैं। उन स्पीच कम्युनिटीज़ के आगे से जो मुख्तलिफ फॉर्म्स और मुख्तलिफ डिस्टिंक्शंस होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो स्पीच फेलोशिप्स में आती हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चंस ये जी आपने नेटिव स्पीकरिज्म एंड इकोनॉमिक जो एक्सप्लॉयटेशन है, ये आपने इसके पॉइंट्स याद रखने हैं कि क्या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होती है नेटिव स्पीकरिज्म की तरफ से, ठीक है। और इसके अलावा बस और कुछ भी ख़ास नहीं है इस चैप्टर में। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।